अच्छा, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वेब डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन से कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है कि क्या है वेब डेवलपमेंट? नहीं आइडिया? अच्छा अच्छा, कोई मैं वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे। इस वेबसाइट को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट बनानी है, किसी भी तरीके की वेबसाइट बनानी है, जो हमारा मॉड्यूल 1 है वो आप समझ लें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है दुनिया में, अगर मॉड्यूल 1 की चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, HTML हम पढ़ेंगे आगे, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन्हीं को यूज़ करके हम आगे जितनी भी बड़ी वेबसाइट हो, फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, वो इसी से बनती हैं, ठीक है। आपके जो मॉड्यूल 1 होगा जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ वेबसाइट्स बनाना नहीं है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ठीक है, जो कि वेब बेस है, जिसके अंदर जो ब्राउज़र में ओपन हो सकता है, ठीक है, वो वेब डेवलपमेंट में ही आएगा, ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि सिर्फ वेबसाइट बनानी है, हम उसको भी टच करेंगे, उस पार्ट को भी जिसमें डैशबोर्ड्स वगैरह होते हैं। अगर किसी ने डैशबोर्ड देखे हो जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा होता है, किसी भी स्कूल का डेटा है, किसी भी कॉलेज का, किसी भी जगह का जो डेटा है जहाँ पे हमें सारी चीज़ें होती हैं, अगर फेसबुक को आप ओपन करते हो, उसके सेटिंग्स हैं, सारी चीज़ें, वो डैशबोर्ड ही कहलाता है, ठीक है। तो वो भी उसमें ही बनता है। जो चीज़ आपके ये ब्राउज़र है गूगल क्रोम पे खुलती है, वो आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आगे जाके ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो फिर वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, और वो आप एनालाइज करते हो। मैं भी आपको गाइड करूँगा कि टेक्नोलॉजी ऐसी चूज़ करनी चाहिए अगर आप विद इन पाकिस्तान काम करना चाह रहे हैं या और वर्ल्ड वाइड भी काम करना चाह रहे हैं। पता चला आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उठा ली जिसके आगे जॉब्स भी नहीं है, और आप ऑनलाइन अगर काम करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा। तो हम पे देखेंगे कि वो कैसे चूज़ करनी है चीज़ें। लेकिन जो मॉड्यूल 1 है इसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि वो ज़रूरी है, वो हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, यही मॉड्यूल 1 है जिसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी बस ये देख लें, HTML है, जावास्क्रिप्ट है और CSS है। इसकी जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो फिर मैं आपको और बताऊंगा कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं ना, आपके ब्राउज़र पे आपने YouTube ओपन कर दी, ठीक है। ये कैसे आई, इसका डेटा आपके ब्राउज़र पे कैसे आया, सारी चीज़ें जो है वो कैसे होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये जो मेरी स्लाइड है इसके अंदर, ठीक है, कि कैसे आपके जो PC है उसने youtube.com को हिट किया और ये कहाँ पे पड़ी हुई है और कैसे आई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स हैं। और अगर किसी को कोई सवाल हो तो फ़ौरन पूछ लें, उसको संभाल के ना रखें, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। एक होता है DNS, ठीक है, क्या होता है वो देखते हैं हम, और एक होता है HTTP, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं DNS से, ठीक है। अच्छा, मैं ट्रांसलेट करूँगा, कोई मसला नहीं है अगर इंग्लिश में इशू है किसी को तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेट को आप सपोज करें कि एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे आप उनको कंसीडर करें कि वो एक घर है,
ठीक है। हर घर का एक अलग एड्रेस होता है, ठीक है, हर प्लॉट नंबर अलग होता है, स्ट्रीट नंबर अलग होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपको मतलब एड्रेस रिमेंबर करना है तो आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल, आप अगर आपको एड्रेस याद नहीं हो रहा तो आप इंसान का नाम याद कर लेते हो, उससे पूछ के चले जाते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको याद होता है, उसके थ्रू आप चले जाते हो, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो एड्रेस होता है वो उसके नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको याद ना करें, आप सिर्फ नाम याद करें। नाम जैसे www.example.com या google.com या youtube.com, ठीक है। आगे चलते हैं कि डीएनएस क्या हमें मतलब वो करता है। अच्छा, अगर गूगल मैप्स आपने यूज़ किया, ठीक है, गूगल मैप पे एड्रेस सर्च करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप एड्रेस लिखते हो, बल्दिया टाउन आपने जाना है, आपने बल्दिया टाउन लिखा, या फिर गूगल मैप के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स होते हैं, वो अभी आप इनपुट करोगे तब भी बल्दिया टाउन आ जाएगा। हर एड्रेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स याद करना मुश्किल है, बल्दिया टाउन नाम याद करना आसान है। तो इसी तरीके से google.com, यूट्यूब, फेसबुक, ये नाम याद करना आसान है क्योंकि ये इंग्लिश में है, ठीक है, नंबर्स नहीं है। तो जो डीएनएस है ना, वो करता क्या है कि जब आप youtube.com लिखते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता कि यूट्यूब क्या है, ठीक है, वो इंग्लिश तो समझता नहीं है, वो नंबर्स समझता है, नंबर्स की लैंग्वेज है उसकी 1 0, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए कि youtube.com आपने तो लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर को समझ ही नहीं आएगा कि youtube.com है क्या चीज़। तो आप डीएनएस क्या करता है, डीएनएस के पास सारा रिकॉर्ड होता है youtube.com के। जो youtube.com की एक आईपी होती है, आईपी क्या होती है कि उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है, वो नंबर्स में होता है, तो नंबर्स उसने सेव किए होते हैं। जब आप youtube.com लिखते हैं तो आप सीधा डीएनएस पे जाते हैं, डीएनएस जो है वो फिर क्या करता है, चेक करता है youtube.com है, अच्छा youtube.com के से लिंक कोई एड्रेस है, नंबर्स है, अच्छा कंप्यूटर को बताता है कि भाई वो नंबर्स हैं, वहाँ चले जाओ और वहाँ से ही वेबसाइट उठा लो और शो करवा दो। अब ये क्या जी बताता हूँ मैं आपको, आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, ये क्या करता है, इट ट्रांसलेट इजी टू रिमेंबर नेम्स लाइक example.com। अच्छा, किस में कन्वर्ट करता है, एक्चुअल लोकेशन या फिर आईपी एड्रेस या फिर स्ट्रीट नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उसमें वो रिमेंबर करता है और आपको बुलाता है। अच्छा, ये समझो एक ट्रांसलेटर है जो आपकी जुबान को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की जुबान में और कंप्यूटर को बताता है कि भाई यहाँ से वेबसाइट उठा के ले आओ। अच्छा, ये एक पिक्चर है। अच्छा, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिजिकली स्टोर हुई हुई हैं, ठीक है। youtube.com है, मैं बार बार YouTube, Facebook इसलिए बोल रहा हूँ, सब जानते हैं, ठीक है। जो youtube.com है वो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर सिस्टम में रखी हुई है, ठीक है। अब वो सिस्टम समंदर के ऊपर हो, पहाड़ पे रखा हो, कहीं भी रखा हो, ठीक है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर रखी हुई होती है, ठीक है। और इसकी हमें अगर कोई भी हम अपनी वेबसाइट जो है ना होस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने नाम से कोई वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, तो उसको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, उसको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। डोमेन नेम जब वो खरीदता है तो वो जाके डीएनएस में स्टोर होता है, और जो वेबसाइट है ना, जो वेबसाइट का डेटा है, वेबसाइट की फाइल्स हैं, वो सारी जाके आपकी होस्टिंग सर्वर में रख दी जाती हैं, ठीक है, वो फिजिकली वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। फिर क्या होता है, अगर उसको एक्सेस करना होता है तो इसी तरीके से लिंक करते हैं, जिस तरह ये आपके पास सर्वर बना हुआ है, ठीक है, ये सर्वर है। जब आप अपना डोमेन लिखते हो तो वो जाता है इधर, ये है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर क्या करता है, आपको इस आईपी में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। ये जो आईपी है ना, फिर ये कंप्यूटर को जो है ना, ये कंप्यूटर रीड कर सकता है। domain.com, youtube.com को वो रीड नहीं कर सकता। इसकी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी। अच्छा, मैं google.com का आपको आईपी एड्रेस दिखाता हूँ।
ये हम सब कुछ देखेंगे कि इंस्पेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जो रिमोट एड्रेस है ना, ये आपका आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप जो डीएनएस सर्वर है उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया और इस तरह कंप्यूटर को बता दिया कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे google.com पड़ा हुआ है और यहाँ पर शो करवा दो उसको, गूगल की वेबसाइट उठा के ले आओ, ठीक है। जी कोई सवाल है? नहीं है सवाल? सबको समझ आ गया? सबको आ गया समझ में? ये देखें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आईपी एड्रेस लिखा, google.com आ गया, ठीक है। तो क्या नाम याद करना इजी है, google.com या फिर ये नंबर्स में जो आप लिख रहे हो? ये आसान है ना, हम याद भी नहीं कर सकते। अब YouTube का अपना नंबर होगा, Facebook का अपना होगा, या लाखों वेबसाइट्स हैं, सबका अलग अलग होगा, तो कोई भी याद नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो इसी वजह से उसको स्टार्टिंग में जब डीएनएस नहीं था तो फिर सारे ऐसे ही याद करते थे, नंबर्स लिखते थे और वो वेबसाइट ओपन होती थी, ठीक है। अच्छा, दो चीजें थी, एक HTTP था और एक DNS था, ठीक है। DNS का सबको क्लियर है कि क्यों DNS यूज करते हैं हम? इसीलिए करते हैं कि हमें ह्यूमन रीडेबल जो भी वेबसाइट है, google.com, फेसबुक हो गया, कुछ भी हो गया, AP न्यूज, कुछ भी हो, bbc.com हो गया, उन सब के DNS मौजूद है। उन DNS को उठाते हैं और कंप्यूटर को दे देते हैं कि भाई इस तरह करो। बिल्कुल होता है, वाईफाई की सेटिंग में डीएनएस होता है। तो डीएनएस एक सर्वर है, ठीक है। आपका जो वाईफाई है वो भी किसी आईपी के थ्रू चल रहा होगा ना, आपके पास जो लैन आ रही है वो किसी सर्वर से आ रही है, ठीक है। तो उसके डीएनएस और उसका सारा सीन है, ठीक है। तो होता ही है कि अगर कोई आपका जिससे आपने इंटरनेट लिया हुआ है वो अपने सर्वर पे वेबसाइट रख दे, ठीक है, और उसका सर्वर रन कर दे, वो अपनी आईपी देगा, आप आईपी अपने उसमें जितने भी उससे कनेक्टेड पीसीज होंगे उन सब में वो चल जाएगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये है, बताता हूँ आपको यार, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि HTTP क्या है, ठीक है। HTTP रूल्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर फॉलो करते हैं। एक HTTP होता है और एक HTTPS होता है, ठीक है। HTTP और HTTPS क्या होता है? HTTPS जो है ना उसके सिक्योर होता है वो, ठीक है। सिक्योर का मतलब ये है कि जब आप अपना रिक्वेस्ट करते हैं और वो किसी सर्वर पे जाती है, ठीक है। सर्वर मिसाल के तौर पे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, आपका एक सर्वर है। अगर आप HTTP रखोगे ना और कोई भी क्लाइंट अपना ID पासवर्ड लिखेगा और इंटर करेगा और सर्वर को हिट करेगा कि मुझे लॉगिन करना है, तो जो आपका ID पासवर्ड है ना वो खुला है, मतलब वो इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब वो जा रहा है, कोई भी हैकर आएगा बीच में उठाएगा, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ID पासवर्ड उठाएगा और वो क्या करेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। आपके जो भी अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। और HTTPS सिक्योर होता है, वो क्या करता है कि जैसे आप ID पासवर्ड लिखते हैं उसको अपनी रिक्वेस्ट में रखते हैं, तो वो जैसे आप हिट करते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि
मतलब अगर आपने लिखा है पाकिस्तान 123, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा @ में, क्वेश्चन मार्क में, एक्सक्लेमेशन मार्क में, उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है, हैकर को। फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो पासवर्ड निकालना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए दो प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP और HTTPS। अच्छा, जो HTTP वेबसाइट्स होती है ना, वो क्रोम भी जो है ना उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, वो आपको शो ही नहीं करता, वो कहता है कि सिक्योरिटी रिस्क है, आप इन वेबसाइट्स को ओपन नहीं करो, ठीक है। तो अगर वो रोक रहा है तो फिर आपको देखना चाहिए कि ऊपर डोमेन क्या आ रहा है, ठीक है, कोई फिशिंग डोमेन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी पड़ती हैं। गूगल की अपनी सिक्योरिटी है, वो भी उसको ब्लॉक करता है, लेकिन वो आपको ऑप्शन देता है नीचे जाके कि अगर आपने फिर भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लो। अच्छा, HTTP होता क्या है कि रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे, ठीक है। और कोई भी वेबसाइट आपने ओपन करनी है HTTP के थ्रू आप ओपन करोगे, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन लिखी है, इट्स बिट लाइक हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड, किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हो, कोई भी लेटर आप उसको भेज रहे हो, कोई भी मैसेज लिख के भेज रहे हो, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस HTTP होता है, ठीक है। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल है। अब वो प्रोटोकॉल्स क्या है कि हम वो डीप में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस आप ये याद रखें कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल example.com, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट कहाँ भेजता है, youtube.com लिखा आपने, वो रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे डेटा चाहिए जो कि मैं ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराऊंगा। यूज़र ने लिखा है youtube.com, तो आप मुझे कोई डेटा दो ताकि मैं ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा लूँ। तो बस यही बात करता है HTTP, जाता है, डेटा अगर मिलता है तो ला के दिखा देता है, अगर कोई एरर आता है तो वो भी दिखा देता है, दोनों काम करता है। अच्छा, ये भी करता है कि अगर आपने youtube.com लिखा है तो ये नहीं करता कि वो फेसबुक का डेटा लेके आ जाए, वो यूट्यूब का ही डेटा लेके आता है, वो चेक करता है सारी चीज़ें, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे फिर हमें पता चलेगा कि HTTP के कोड्स होते हैं कुछ, क्योंकि कंप्यूटर कोड रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आपने वही google.com लिखा, ठीक है, उनके सर्वर में कोई मसला आ गया, ठीक है, तो वहाँ से कुछ कोड रिटर्न होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 404 का एक कोड रिटर्न होगा कि पेज नॉट फाउंड, पेज हमें नहीं मिला, ठीक है, या अगर मिल गया है तो उसमें कुछ एरर है तो वो भी बता देगा, ठीक है। डिफरेंट कोड्स होते हैं, वो सारी एक लिस्ट है, वो हम देखेंगे, वो हमारे काम भी आएगी आगे जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। ये एक पिक्चर है जिसमें एक यूज़र है और ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम है और एक सर्वर पड़ा हुआ है, वेब सर्वर। जब भी सर्वर का नाम आएगा तो आपने कंप्यूटर ही सोचना है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हैवी कंप्यूटर है, ठीक है, और वो रिमोट कहीं पे पड़ा हुआ है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखें, उसने लिखा, एक वेबसाइट का नाम लिखा bunny.net, ठीक है, ये आपके ब्राउज़र में एंटर किया, ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट गई, कहाँ गई, index.html सर्वर के ऊपर गई, ठीक है, और क्या लेके आना है, index.html। अच्छा, जितनी भी वेबसाइट्स को आप एक्सेस करते हैं ना, हमेशा index.html रिटर्न होता है, क्योंकि ये इसका एंट्री पॉइंट है। वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई होंगी, इस सर्वर पे आपका जो वेबसाइट है उसकी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन हमें होम पेज लाना होता है। सबसे पहले हमारे पास होम पेज आता है, कोई भी हम YouTube खोलेंगे हमारे पास एक पेज आएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आप पूरा एक नया एड्रेस लिख दें उसके अंदर, फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, ये YouTube है, ठीक है, ये इसका इंडेक्स पेज है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब अगर आप इस पे क्लिक करते हैं गेमिंग पे और आपको एक वीडियो खोल लेते हैं, ठीक है, अब इसका देखें ऊपर क्या हुआ, एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया ना। अब जब आप इस एड्रेस को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और एंटर करेंगे तो अब स्पेसिफिक पेज आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एड्रेस है उस जगह का। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, किसी हेल्पलाइन पे आप कॉल करते हैं, किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करें, बैंक की,
रेलवे की, एयरपोर्ट की, किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करें आप, तो एक उस नंबर जो आप डायल करते हैं वो डायरेक्ट जाता है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर बता रहा होता है कि भाई आपने इधर जाना है तो 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें, 3 प्रेस करें। अगर आप रेगुलरली उस नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो आप जैसी कॉल मिलाते हैं आप 1 2 3 कर देते हैं, तो आपको वो पूरा सुनने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उस बंदे से बात कर लेते हैं या आपका जो भी मसला होता है वो देख लेते हैं। तो सेम ऐसे अगर आपके पास एड्रेस है तो आप लिखें और वेबसाइट को एक्सेस कर लें, तब आपके पास index.html नहीं आएगा जो इसमें आ रहा है आपके पास, तब आपके पास वो स्पेसिफिक पेज आएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ नाम है तो index.html आएगा। अच्छा देखें, ये रिक्वेस्ट गई आपके सर्वर में, ठीक है, और सर्वर से वापस आ रही है, किसके साथ आ रही है, स्टेटस कोड है और वेब पेज है, पूरा वेब पेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। वो कहाँ पे आ रहा है, देखें ब्राउजर में आएगा, ब्राउजर फिर आपको डिस्प्ले करवा देगा और यूजर उसको देख लेगा, ठीक है। जितनी भी दफा आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं ना, एक रिक्वेस्ट जाती है, इसको उठाते हैं, ये जो नेटवर्क है ना, ये सारी नेटवर्क कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और मैं देता हूँ youtube.com। अब देखिएगा ये नेटवर्क कॉल्स गई सारी, बहुत सारी गई है ना, ये सारी कॉल्स गई हैं, ये बहुत मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये पहली वाली उठाते हैं, ये है youtube.com की, ठीक है। अब जो वो बता रहा था ना कि डेटा आता है, डेटा आ गया, ये रिस्पॉन्स में सारा डेटा आया, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट आ गई, HTML आ गई और CSS आ गई। इसके थ्रू क्या किया, जो ब्राउज़र है ना उसने ये वेब पेज हमारे सामने शो कर दिया, ठीक है। और देखें रिक्वेस्ट का मेथड था गेट, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। गेट होता है, पोस्ट होता है, ये हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अभी जो मेथड कॉल हुआ है वो कौन सा हुआ है, गेट का, ठीक है। गेट का मेथड कॉल हुआ है और स्टेटस का क्या कोड आया है 200, मतलब ओके, सारी वेबसाइट आ गई, सब कुछ सही डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये HTTP होती है, और अगर आपने इसका पूरा एड्रेस देखना है ना, तो आप इसको कॉपी करें और कहीं और पेस्ट करें। ये देखें, ये क्या है, HTTPS है, ठीक है। सारी वेबसाइट्स पे ऐसे ही होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं सब पे S यूज होगा, क्योंकि इनको सिक्योर करना होता है अपना डेटा, सही है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं मुझे जल्दी जल्दी, जो भी क्वेश्चन है पूछें, डरना नहीं है क्वेश्चन पूछते हो, फिर मैं पूछूंगा वरना। पता कर सकते, मतलब अभी आपको ही नहीं, इस तरह तो नहीं पता चलता, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पता चलेगा। और कुछ वेबसाइट्स तो चलती है, वो सिक्योर नहीं होती, ठीक है। हाँ करती है बहुत से, हाँ हाँ एरोगन हो, वो यही होता है कि ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसको तो नहीं पता गूगल क्रोम को कि आप आगे जाके पासवर्ड लिखेंगे नहीं, लेकिन वो आपको अटेंशन कर देता है कि भाई HTTP वाली वेबसाइट है, अगर आप कोई अपना पासवर्ड लिखते हैं तो वो सेम ही जाएगा, अगर ABC लिखा है तो ABC ही जाएगा, वो सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आता है ना कि आपकी चैट जो है वो इनक्रिप्टेड है, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे मतलब आपके मोबाइल से जो चैट जा रही है एक वायर के थ्रू, या कुछ भी आप इमेजिन कर लें कि एक वायर के थ्रू आप उनके डेटाबेस में जा रही हैं, तो वो इनक्रिप्टेड है। बीच में अगर कोई हैकर आता है और वो अटैक करता है, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इनक्रिप्टेड है, उसको समझ ही नहीं आएगी, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये है
जी जी, नहीं डीएनएस का पार्ट सिर्फ यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ये डीएनएस का पार्ट है। हमारी स्लाइड्स में आया था या नहीं आया था? अच्छा, .com हो गया, .pk हो गया, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल इसी को उठा लेते हैं यार। अच्छा, डीएनएस सिर्फ इस चीज़ को मेंटेन करता है, ठीक है, यूट्यूब को। अच्छा, डीएनएस बस इस चीज़ को मेंटेन करता है, और ये जो डॉट के बाद आते हैं ना, ये बहुत सारे क्या हैं, एक्सटेंशन है। अब .com, .pk, .net, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अच्छा, कंट्री स्पेसिफिक होता है ना, जिस तरह पीके है तो हर कंट्री का अपना भी होता है, ठीक है। .net, .pk, .edu भी आते हैं आपके पास, ठीक है। वो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होती है उनके edu आते हैं, ठीक है। लेकिन जो डीएनएस है ना, वो सिर्फ इसके लिए होता है, ठीक है। और ये आपका HTTP है, और ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब वो है, सही है। और क्वेश्चंस? नहीं है, सब समझ आ गया, चलें। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अभी मैंने आपको बता दिया कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, होल पूरी वेबसाइट बनाना, उसका डेटा स्टोर करना और डेटा डिस्प्ले करवाना, ठीक है। ये सारी वेब डेवलपमेंट में आती है। लेकिन जिस तरह अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट पे फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड पे, अभी बैक एंड पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बैक एंड के लिए अलग लोग होते हैं और फ्रंट एंड के लिए अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मॉड्यूल 1 होगा वो भी हम फ्रंट एंड पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम बैक एंड पे यूज़ करेंगे, बैक एंड का सर्वर लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके दो ही पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है, ठीक है। फ्रंट एंड अगर हम आम जुबान में बोले, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो जो हमें नज़र आ रहा है वो फ्रंट एंड है, ठीक है। ये जो हमें नज़र आ रही है क्या है, फ्रंट एंड है, ठीक है। इस अभी इससे बैक एंड का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही हम डेटा इंटर करते हैं और बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो बैकएंड पे जाता है, ठीक है। बैकएंड का काम ये होता है कि डेटा को हमारे मतलब फ्रंट एंड से ले और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दे, ठीक है। यही काम होता है। और ये भी काम होता है कि जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप डिफरेंट पेजेस पे जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में जाएंगे, हर ग्रुप का डेटा अलग अलग होता है, तो वो डेटा लाना मतलब भेजना, डेटाबेस से उठा के भेजना सारा आपके बैकएंड का काम होता है, ठीक है। दो ही पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड है और बैक एंड है। और फिर अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड को फोकस करते हैं तो फ्रंट एंड भी बहुत बड़ा स्कोप है, उसकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, ठीक है। जिस तरह HTML, CSS और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप, जिस तरह आपने मुझे कहा था कि क्या नाम है आपका, साथ आपने प्रोटोटाइप्स बनाए थे, ठीक है। अब डिफरेंट रोल्स होते हैं आपकी कंपनीज में, ठीक है। आपने प्रोटोटाइप बनाया, आपने मतलब स्केच बनाया, ठीक है। स्केच को कन्वर्ट करते हैं HTML, CSS के अंदर, ठीक है। वो बिल्कुल बेजान चीज़ होती है लेकिन वो कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब उसको उसके अंदर जान डालनी है, उसको मतलब डायनामिक करना है, तो हम क्या करते हैं फिर मतलब फ्रंट एंड ही की फील्ड के अंदर एक और आगे लेवल आता है जिसको ये आता है कि उस जो इसने पेज बनाया है उसको बैकएंड से कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर अब अगर आप यहाँ तक रुक जाते हैं कि आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ा और बस आपने जो भी डिज़ाइनर ने आपको डिज़ाइन दिया आपने कन्वर्ट किया और छोड़ दिया, ये एक ही स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं होती आपकी, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर और अपने को ब्रशअप करते हैं, कोई एक फ्रेमवर्क उठा लेते हैं, ठीक है।
वरना फ्रेमवर्क के बगैर भी काम हो सकता है, आप जावास्क्रिप्ट में कर लें, उसको डेटाबेस से कनेक्ट कर लें, डेटा लाएं, शो करवाएं, जो करना है करें। लेकिन फिर अगर आप फ्रेमवर्क को ही उठा लेते हैं, फ्रंट एंड का रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, इनके अंदर भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज होती है, तो वो एक लेवल अप हो जाता है आपका, ठीक है। वो आपका समझे आप फ्रंट एंड आपको पूरी आ गई, आप फ्रंट एंड का पूरा आपने जितने ट्रैक्स थे सारे ले लिए। अब फिर आप बैक एंड, आप अगर आप जॉब करना चाहें तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब करें, और ये सैलरीज भी अच्छी हैं। अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं तो फ्रीलांस करें, ठीक है, सारे काम कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर हम ज़्यादातर मतलब पढ़ते यही हैं, HTML CSS और JS मतलब जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और बैकएंड, अच्छा इसके बाद जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ठीक है, आप गिनते जाएंगे ये ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, हर रोज़ नया फ्रेमवर्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन जिसकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके सामने ऐसे 1000 चीज़ें भी आ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ी सी स्टडी करेगा और उसकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब बिल्डिंग ब्लॉक्स ये हैं तो इसको पढ़ने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। बैकएंड में जावा एक लैंग्वेज है, वो आ जाती है, गो एक लैंग्वेज है, पाइथन है, और गिनते जाएं आप, जावा, पाइथन हो गया, गो हो गया, जावास्क्रिप्ट भी बैकएंड में यूज़ होती है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप रूबी ऑन रेल्स एक है, वो भी यूज़ होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आपको जो पिक करनी है पिक करें। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में मतलब आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप नोड.js को पिक कर लें, ठीक है। नोड.js है, इसी के साथ एक्सप्रेस आ जाता है, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड में आपने यही काम करना है, आपने कोई और सर्वर उठाना है, आप जावा पढ़ लें, जावा एक और लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो मैं लिख रहा हूँ। गो एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारी हैं, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर मैं उसी तरीके से चलूंगा ना, अगर नहीं आ रहा तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आ रहा तो आप बताएं मुझे। हाँ, मैं है जो जावास्क्रिप्ट है ना जी, जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो आप फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हैं और बैक एंड पे भी। ये जो node.js लिखा है ना मैंने, तो जावास्क्रिप्ट इसके अंदर भी यूज हो जाएगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हर जगह है, आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट काफ़ी जो है ना एडवांस हो गई है, तो आप अगर आप इसमें मॉड्यूल 1 में जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड हासिल कर लेते हैं तो आप बैक एंड में जाएं या फ्रंट एंड में जाएं, कोई इशू ही नहीं होगा आपको। बैक तो नहीं आएगा। बैक कैसे आएगा? बैक आएगा तो फिर बचे क्या? आप तो यूजर हो ना, आप यूजर हो, आपको फ्रंट एंड से लिंक है ना, आपका बैक एंड से कोई लिंक ही नहीं है। देखें, डेटा जो है ना वो डेटा बेस होता है ना, उधर सेव होता है, ठीक है। होता ये है कि जब फ्रंट एंड से कोई यूजर अपना डेटा मंगवाता है तो सर्वर क्या करता है, उसको उठाता है और वो फ्रंट एंड को दे देता है, बस। डेटा हमेशा बैक एंड में ही पड़ा रहता है। फिर एडवांस जाके ऐसा होता है, अब देखो जिस तरह कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, कि 1 सेकेंड से भी कम वक्त में डेटा वापस चाहिए, तो फिर हम एक और लेयर बनाते हैं, उसको कहते हैं कैशे, ठीक है। कैश कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप कोई मोबाइल उठाए और जो ऐप्स है ना, जहाँ पे सेटिंग में ऐप्स आती हैं, हाँ,
तो व्हाट्सएप हो गया, कोई भी हो गया, वो कैश कर लेता है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो बार बार ऐसे नहीं करता कि वो जाता है सर्वर पे और डेटा लेके आता है, वो कैश करता है। उससे फ़ायदा भी होता है क्योंकि जो सर्वर है जहाँ पर स्टोर हुए होते हैं ना, हर रिक्वेस्ट पे जिसका सर्वर है, जिसकी वेबसाइट है, उसको पैसे भी तो चार्ज होते हैं, हर रिक्वेस्ट पे चार्ज होते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी मैं वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी अटैकर्स क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। वो बड़ी वेबसाइट है ना काफ़ी, वो यूएस में चलती है, न्यूज़ की वेबसाइट है, तो वो उस पर अटैक करते हैं। वो अटैक करके ऐसा करते हैं कि मल्टीपल रिक्वेस्ट उसको भेजते हैं। उससे ये होता है कि जो सर्वर है ना, उसका बिल बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मल पर सेकंड में 200 रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो 1000 भेज देते हैं, ठीक है। होता है क्या, अगर कैश नहीं हुआ होता ना चीज़ें, तो डायरेक्ट सर्वर पे जाती है और सर्वर वहीं पे बैठ जाता है, ठीक है। किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, उनकी किसी भी कहीं की वेबसाइट उठा ले, आप देखें क्या हाल होता है उसमें उन्होंने तो HTTP लगाया होता है, HTTPS भी नहीं लगाया होता। मैं आपको लिस्ट जमा करके दिखाऊंगा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो वो सिक्योरिटी और उस पर कोई कम वो नहीं करते, वो कहते हैं जैसा है चलने दो, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं आपको? मोबाइल तो नहीं यूज कर रहे? मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्यों? एक सेकंड। अच्छा, फिर इधर फोकस करें ना, बैठ जाए। हाँ, वो तो सिक्योर है ना, मतलब नादरा तो सिक्योर है ना। बाकी अगर मैं वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी, जहाँ डेटा से है वहाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अगर वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर, अच्छा उनको ये नहीं पता होता, वो ये कहते हैं ये तो सिंपल सी वेबसाइट है, इस पे क्या हम सिक्योरिटी लगाएं। अब जो हैकर है उसका काम तो ये होता है, उसको एक उसको रास्ता मिलेगा, वो जाएगा और वो आपके सर्वर तक पहुंच जाएगा। हाँ, वेबसाइट आ गई, अब वो आईपी आ गई थी ना, अब आईपी को वो अपने उसमें रखेगा और वो चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। देखें, जब आप डोमेन खरीदते हैं ना, अपना नाम खरीदते हैं, तब आपसे पूछता है HTTP वाला चाहिए या HTTPS वाला चाहिए। HTTPS वाला थोड़ा सा महंगा होता है, बस। जो भी आप वेबसाइट खोल लो ना, ये फ्रंट एंड है यार, कोई भी वेबसाइट खोल लो, कुछ भी खोल लो, ये फ्रंट एंड है। हाँ, नया डोमेन खरीदा, उस पर वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने। अब ये मैंने ट्राई तो नहीं किया, इसको ट्राई करते हैं। नया डोमेन नहीं खरीदा उन्होंने, नाम चेंज किया है। एक और खरीद लिया होगा उन्होंने, लेकिन इसको नहीं चेंज किया उन्होंने। अगर वो करना चाहते तो क्या करते, अगर हम यहाँ पे tutor.com लिखते ना, तो वो उनके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती, वो क्या करते उसको x.com पे भेज देते। ये भी कर सकते हैं ना, रीडायरेक्शन होती है ना, तो वो भी कर सकते थे। दोनों खरीद लिए होंगे। अब ये देखें, ये मैंने लिखा है x.com, ये ट्विटर पे चला गया। हाँ, ऐसा होता है, वो खरीद लेते हैं ना, मिलते जुलते नाम भी खरीद लेते हैं। फेसबुक भी नाम मिलता जुलता नाम भी खरीद लेगा, क्योंकि अब आगे जाके उसका भी एक क्लास लेंगे कि SEO क्या होता है, ठीक है। अगर नाम, मिसाल के तौर पे ये फेसबुक है ना, किसी ने इस तरह जो है ना रख लिया, ठीक है, facebook.com, ई हटा दिया उसने, इस तरह का खरीद लिया। जब हमसे गलती होती है हम इधर चले आते हैं। अच्छा, अगर इसने यहाँ पे इस वेबसाइट पे एड्स लगाए होंगे तो उसको पैसे मिलेंगे, तो इस तरह भी लोग करते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, मिलते जुलते नाम भी खरीद लेती हैं, और जैसी रिक्वेस्ट उधर आती है वो अपने मेन डोमेन पे जो है ना वो कर देती हैं,
ठीक है। और कुछ? देखें, जो काम करें ना उनका काम और तेज हो जाएगा बस। फॉर एग्जाम्पल आप हैं या कोई भी एक नया बंदा है, ठीक है, जिसने अभी वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो जाके एआई का टूल यूज़ कर ले, वो वेबसाइट बना के आ जाएगा, आ गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एआई आ गई है, ठीक है। एआई क्या करती है, कोड जनरेट करके दे देगी आपको, ठीक है, जनरेट हो गया। अब उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, आपको आता ही नहीं, आप कैसे करेंगे? आना तो चाहिए ना। एआई ने हमारा काम आसान कर दिया, और ठीक है, हम भी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होता ये था कि पहले हम कुछ सर्चिंग करनी होती थी, हम google.com पे जाते थे, वेबसाइट्स देखते थे, उधर से डेटा निकाल लेते। चैट जीपीटी क्या करता है, आपको फौरन वही सॉल्यूशन ला के दे देता है, वो आप यूज़ करो। और लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको आना तो चाहिए ना पहले। हाँ, ये है। एआई के टच पे हम देंगे, ठीक है, उस पर क्लास करेंगे, उस पर मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बताऊंगा, लेकिन वो एंड में बताऊंगा। पहले बता दी तो फिर आप लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे, सारे असाइनमेंट्स वहाँ से बनाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? क्यों ज़रूरी है? हाँ, देखो बूट स्ट्रैप क्या करता है कि उसमें बनी बनाई चीज़ें रखी हुई हैं, टेम्पलेट्स के अलावा भी उसमें क्लासेस रखी हैं, अगर आपको पता है तो उसमें क्लासेस रखी हुई हैं, और क्लास के पीछे कोड भी लिखा हुआ है पूरा, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और वो देखें, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो टेस्टेड होते हैं। अगर कोई, जिस तरह आप बूट स्ट्रैप की ये बात कर रहे हैं, तो वो उनको लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं ना, और वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जी, मतलब पूरी दुनिया, मतलब उसका जो कोड है ना, मेन कोड बेस है, वो सबके पास है, अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है, ठीक है। अभी जिस तरह ट्विटर की मिसाल दी है, तो एलन मस्क ने क्या किया कि ट्विटर का कोड पब्लिक कर दिया, उसने बोला अब ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो जिस तरह बूट स्ट्रैप है, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। इसके अंदर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब नई नई चीज़ें उठा के डालते रहते हैं, ठीक है। तो जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है, वो देखते हैं कि इस बंदे ने कुछ अगर अच्छी चीज़ ऐड ऑन की है तो हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। वो किसी की मलकियत नहीं होती। तो सारे फ्रेमवर्क्स ऐसे ही होते हैं, और वो टेस्टेड होते हैं। बूट स्ट्रैप की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि उसमें बनी बनाई चीज़ें आप उठाते हैं, लगाते हैं, और आपका काम चल जाता है। वही काम आप इसमें कर सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जो काम आप एक दिन में कर सकते हो उसमें 5 दिन लग जाएंगे। तो जब आप जॉब करते हो किसी के पास, तो वो कहता है कि काम जल्दी होना चाहिए। किसी के पास भी अपना प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो काम जल्दी होगा, तो आपको लिए फ़ायदा है ना। और कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई ये नहीं बोलता कि चलो ठीक है 10 दिन लग रहे हैं लगाएं, लेकिन आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ ना करें। होता है, जिस तरह अभी मैं वेबसाइट दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, तो वो किसी फ्रेमवर्क पे नहीं बनी हुई, ठीक है। उसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है, बस फ्रंट एंड उसका पूरा स्पेस पे कोई फ्रेमवर्क नहीं लगा हुआ। लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल भी होता है हमारे लिए। फ्रेमवर्क्स हमारे लिए लाइफ इजी कर देता है। और आप जॉब लेने जाते हो तो वो रिएक्ट की जॉब्स अलग होती हैं, एंगुलर की अलग होती हैं, व्यू की जॉब्स अलग होती हैं। कंपनी हायर ही ऐसे करती है कि रिएक्ट का बंदा है उसको लेके आओ। वो ये नहीं बोलती कि अगर रिएक्ट वाला सारा काम अगर वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कर लेगा तो इसको लेगा। वो बोलेंगे यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हम रिएक्ट वाला बंदा उठाते हैं, तो जो काम 10 दिन में होगा वो 1 दिन में हो जाएगा। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप ब्लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस? नहीं है?
अच्छा, स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एडिटर से। ठीक है, ये जो मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ सारा काम। अच्छा, तो इसके अंदर जब हम कोडिंग करते हैं ना तो हमें कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है वो चाहिए होता है। हम नोटपैड के अंदर भी अपनी HTML का कोड लिख के उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। जिस तरह अभी मैंने बूटस्ट्रैप की एग्जांपल दी ना, सेम वही चीज़ है। ठीक है, अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, मैं आगे नाम लिखता हूँ, VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपका काम आसान कर देता है। ठीक है, उसमें बने बनाए बहुत सारे कोड्स होते हैं, आप जस्ट टाइप करते हैं वो कोड आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखने में भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप कोडिंग कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, अगर आप 4 घंटे आप PC पे बैठते हैं और ये वाइट कलर की स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं तो आपका तो दिल भर जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, तो वो जो VS कोड है उसके अंदर कस्टमाइजेशन होती है, आपकी मर्जी से आप थीम रखो, आपने वाइट रखना है, ब्लैक रखना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वो आपको देता है। तो हम टेक्स्ट एडिटर्स में VS कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ इंस्टॉल कैसे होगा। ठीक है, ये VS कोड लिखे हैं यहाँ पे आप। सबसे पहले तो ये बताएं सबकी आईडीज बनी हुई है जीमेल की, जो जिसका पासवर्ड उनको याद होता हो, सबकी बनी हुई है, सबकी पासवर्ड याद है ना? ठीक है, क्योंकि वो काम आएंगी ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो विजुअल स्टूडियो कोड है, वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, ये कह रहा है डाउनलोड, ऑटोमेटिकली बता देगा विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ का डाउनलोड करें। आ रही है स्क्रीन? सिंपल है, और बटन पे क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। पूछा है कहाँ पे रखना है, तो हम इसको कहते हैं कि आप डाउनलोड्स में रख लो। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया। इसको डबल क्लिक करें, रन करें। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको एक्सेप्ट कर लें, नेक्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है, बना दें। ठीक है, ये सबको चेक कर दें, नेक्स्ट करें, और सिंपल है, इंस्टॉल कर लें। फिनिश। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस है आपके पास। जब भी आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे एक न्यू विंडो खोलनी है। ठीक है, अच्छा, एक न्यू विंडो खोलनी है, या फिर मुझे एक नई टेक्स्ट फाइल बनानी है, न्यू फाइल बनानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओपन करना है। कोई भी पहले से आपका कोड मौजूद है तो आप ओपन कर लो। जिस तरह एक ये कोड पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लो, देखो ये ओपन हो जाएगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी है। और आपने कहा नहीं मुझे नई विंडो खोलनी है, इस वाली विंडो को मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश विंडो है। आपने कहा मुझे
एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, ये पूछ रहा है कौन सी फाइल है, मैंने कहा टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। वे पूछा आपने कहाँ रखनी है, तो अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ फाइल बनाने से पहले, ठीक है। ये सिंपल है, इस तरीके से ही फाइल बनेगी और ये चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। सबसे जो कॉमन होगी शायद आप लोगों को इस तरह पता चल जाएगी, ठीक है। पता है ये सब किस चीज़ की एक्सटेंशन है, ऑडियो और वीडियो की, ठीक है। तो हर चीज़ की ना कंप्यूटर में हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल .txt ये भी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। जो कि अभी मैं नोटपैड की अगर फाइल सेव करता हूँ ना, तो मैं कहा इसको मैं डेस्कटॉप पे कर दूँ, क्या कह रहा है, नेम नॉट वैलिड, ओके। ठीक है, ये सेव हो गई और ये एज अ txt सेव हुई है। तो और भी होती हैं, ठीक है, जिस तरह इमेज की होती हैं jpeg, ठीक है, png, सही है। .pdf भी होती है, pdf भी पता है सबको, ठीक है। इमेजेस भी हो गई आपकी, टेक्स्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, हमारी भी कुछ एक्सटेंशन होती है, .html, .htm, ठीक है, .css, ठीक है, और .js, ठीक है। अभी हम ये फाइल बनाएंगे, ठीक है। HTML की ये भी HTML से भी बन सकती है और HTML से भी बन सकती है, हम इसको उठाएंगे, ठीक है। HTML की एक फाइल बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे चलती है और क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक काम करें, आप लोग इंस्टॉलेशन सबको समझ आ गई है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। किसी ने इंस्टॉल करके देखना है या आ गई समझ में? आ गई, चलो ठीक, चलो सही है। ये है, मैंने एक नई फाइल बनाई और पहले तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछा कहाँ करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे कर दो, लेकिन एक फोल्डर बनाते हैं और एक ठीक है, एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ। और इसके अंदर मैं इसको सेव करूँगा, कैसे, मैं नाम दूंगा index.html, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग की फाइल है, तो मैं index.html दूंगा, ठीक है। और इधर से मैं इसको कर दूंगा, क्या करूँगा, HTML, ठीक है, और सेव कर दूंगा। हो गई सेव, ऊपर देखो इसमें बना के दे दिया, लोगो आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका जो फोल्डर है कहाँ पड़ा हुआ है, C यूजर्स, डेल, डेस्कटॉप और ये इस तरह, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम एक पेज बनाते हैं, उसको रन करके देखेंगे। अच्छा, पहले इस इंटरफेस में देखें, एक चीज़ होती है एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जो क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी, आपके काम को आसान बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आप ये डालिएगा, क्या है, लाइव सर्वर, ठीक है। कहाँ से आएगा, यहाँ से।
यहाँ लिखें आप लाइव सर्वर, आ गई ऊपर। ये देखें आपको डाउनलोड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे डाउनलोड्स हैं, ये भी डाउनलोड्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी आएंगे, आप ये उठा लो। और ये देखें पहले से ही इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। कोई नहीं उठाते हो तो आपको बोलते हैं इंस्टॉल, वरना ये इंस्टॉल हुई हुई है यहाँ पे। सही है, कोई इशू? अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML। तो देखें ये इसने मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो आप जैसे इस पर मैं इंटर करूँगा ना, ये मुझे पूरा कोड बना के दे देगा, ठीक है। ये इसने बेसिक स्ट्रक्चर मुझे बना के दे दिया। लेकिन जब मैं अगर नोटपैड यूज़ कर रहा होता ना, ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ता, ठीक है। अगर मैं नोटपैड पे बनाऊं तो मुझे सारा काम खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये काम इसने हमें कर दिया, तो हमें उधर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी तरीका है। और ये लिखो एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ये डालें, इस तरह भी आ जाएगा, ठीक है। एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालें, इस तरह भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जो HTML पेज होता है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सही है। अच्छा, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अब ट्विटर को उठाते हैं हम, सही है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज सोर्स, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, मेरे पास क्या आ जाएगा, कोड आ गया मेरे पास। ये किसका कोड था, इस पेज का कोड है ना, ये कोड मेरे पास यहाँ पे आ गया, सही है। ये क्या है, कैसे है, ये हम बाद में देखेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये दिखाने की है कि आप देखें ऊपर उसी तरीके से बना हुआ है जिस तरह हमारा कोड हमारे पास आया है, ठीक है। तो कोई भी वेब पेज होगा उसके अंदर HTML ज़रूरी है, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते कुछ भी काम, ठीक है। तो उसी तरह होता है, देखो HTML है, हेड है, और इस तरह आ जाओ नीचे सारी चीज़ें, ये सारा कोड है। ये CSS आ गई, ये CSS है सारी, जावास्क्रिप्ट भी आ गई इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। तो हम देखते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, HTML ये देखो लोगो बना हुआ है, इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। हम जो HTML पढ़ेंगे ना, वो HTML 5 है, सही है। HTML से पहले बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका कि आप वर्जन्स याद करो। आप यहाँ लिखो HTML वर्जन्स, और कोई पूछता भी नहीं है। अब सारे HTML 5 पे ही काम करते हैं, जो लेटेस्ट है उसी पे काम करते हैं, ठीक है। ये देखो HTML 1.0, ठीक है, 4.0, और 2014 में आ गई 5.0, ठीक है। और ये सारी वो है, ठीक है। देख सकते हो आप, इंटरनेट पे पड़ी हुई, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इमेज के थ्रू देखो तो भी आपको नज़र आएगा कि अभी 2014 में HTML 5 आई है, ठीक है। ये एडवांस्ड है इन सब से, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, सही है। तो हम लोग HTML 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी जो है ना इससे पुराना वर्जन यूज़ नहीं करता। अगर कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई है जो कि बहुत पुरानी है और वो यूज़ कर रही है तो वो अलग बात है, लेकिन जो भी नई वेबसाइट बनेगी वो HTML 5 यूज़ करेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वो ना यूज़ करना चाहते हो HTML 5 को, तो होता है क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट उनकी डिमांड्स होती हैं कि हमें HTML 4 पे चाहिए, तो HTML 4 पे बना के देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट आती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब आप काम करोगे आपको करके देनी है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि मुझे वेबसाइट से बैठ के यहाँ पे जहाज़ उड़ाना है, तो आप कहोगे मुझे 2 दिन दे दो, मैं फिर बताता हूँ देख के। तो अगर उड़ा सकते होंगे तो आप बता दोगे, नहीं तो फिर आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्लाइंट्स जो है वो कहते हैं कि ये करके दो, वो होती नहीं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो नॉन टेक्निकल होता है ना। नॉन टेक्निकल का मतलब पता है क्या होता है? अजान हो रही है।
के लिए जाना है तो नमाज के बाद करेंगे। अच्छा, अभी हमने नमाज से पहले ये फ़ाइल बनाना सीख ली थी, ठीक है, कि HTML की फ़ाइल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आप लोग बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको मैं रन करने से पहले ना आप लोगों को ये नोट्स हैं, ये सबको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें। अच्छा, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल है। HTML क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर बनाता है। आप लोगों को पता होगा घर बनता है अगर, तो सबसे पहले क्या होता है, वो ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर सिंपल बन रहा है तो हम ब्लॉक्स लगाते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी ना उसमें दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है, ना वायरिंग हुई भी होती है, कुछ नहीं हुआ होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ढांचा बोल रहे हैं उसको। तो जो वेब पेज होता है ना, उसका जो आप एक ढांचा बनाते हैं वो आप HTML के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, सही है, समझ आ गया कि जो भी आप ढांचा बनाएंगे वो इस पे बनाएंगे, और हर HTML और हर वेब पेज का ढांचा HTML पे ही बनेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई और लैंग्वेज आ भी जाएगी ना तो आप लोग देखेंगे कि उसका HTML नहीं लिख रहे, हम तो कुछ और लिख रहे हैं। लेकिन जो ब्राउज़र है ना, जो आपका ये ब्राउज़र है गूगल क्रोम है, इसको HTML ही समझ आती है। ठीक है, और इसको CSS समझ आती है और इसको जावास्क्रिप्ट समझ आती है। इसको बूटस्ट्रैप समझ नहीं आता। ठीक है, इसको रिएक्ट समझ नहीं आता, इसको कोई और फ्रेमवर्क समझ नहीं आता, इसको ये तीनों लैंग्वेज समझ आती हैं। तो जो भी हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, मैंने बताया था फ्रेमवर्क क्या करते हैं कि कोड उनके अंदर पहले से मौजूद होते हैं, हम उठा के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्ले हो रहा होता है ना तो वो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट में ही बनता है। ठीक है, लेकिन वो खुद बना देते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो आप कहीं भी लिख लें, कोई बड़े अगर किसी को वर्डप्रेस के बारे में पता हो तो उसमें आप पेजेस बनाते हो, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से मेन्यू उठाई और ऊपर लगा दी। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब जिस तरह फोटोशॉप में अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, या वर्ड में अगर आप कोई ब्लॉक्स रख रहे हो, ठीक है, तो अगर आप और फिर आप उसको रन करते हो तो वो रन भी हो जाता है और वो HTML का पेज आपको नज़र आता है। तो बैकएंड पे वो HTML ही रहता है। ठीक है, कुछ भी आप कर लें वो इन दी एंड जो है ना HTML ही बनता है। सही है, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाए, इन दी एंड आपने कब्र में जाके क्या बनना है, मट्टी बनना है ना। कोई बॉडी बिल्डर बन जाता है, कोई जो है ना वो स्मार्ट होता है, ठीक है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, एंड रिजल्ट पे उसने क्या बनना है। तो बस ये भी आप ऐसे याद कर लें कि किसी भी फ्रेमवर्क में आप काम कर लें, ठीक है, जब आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा तो वो HTML ही रहेगा और CSS और जावास्क्रिप्ट। सही है। अच्छा, ये HTML क्या करता है, ग्रे स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आपने उसके अंदर कलर करना है, ठीक है, उसके अंदर फर्नीचर लाना है, ठीक है, उसके अंदर फ्लोर पे कलर करना है, कुछ भी करना है, जो कलर का काम है, जो स्टाइलिंग का काम है ना, कि अगर एक विंडो लगी हुई है, अब उसके अंदर स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, उसकी बॉर्डर्स अलग अलग बनाने हैं, छत में सीलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो आप किससे करते हो, CSS के थ्रू करते हो। ठीक है, फिर अगर आपने कोई पंखा लगाना है, उसमें कोई लाइट लगानी है, उसके बटन को ऑन ऑफ करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें फंक्शन चीज़ें हो रही हो, ऑन ऑफ हो रही हो, तो वो आप किससे करते हो, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, इसी तरह आपका HTML का पेज बनता है। अब इसको उठा लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट उठा लें, ये है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस पे बना होगा, HTML पे। आप व्यू पेज सोर्स करो, ये देखो HTML पे बना हुआ है, चीज़ें सारी हैं, ठीक है। नीचे आओ,
बीच में इन्होंने देखो ये जावास्क्रिप्ट भी आ गई, ठीक है। कुछ काम करना होगा जिसके थ्रू आपको कोई भी डायनेमिक चीज़ें आपने करनी है, ठीक है, तो आप उससे करते हो। अगर आप इसकी एग्जांपल ले लो, कोई बटन है, जिस तरह आप इस पे आ रहे हो, ये देखो कलर्स चेंज हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, ये CSS है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, एक नया पेज आता है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ों को मिला के बनता है। सबसे पहले हम HTML को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें कोई हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, इसमें हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे और फिर हम CSS पर मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, अगर इन्हीं नोट्स को फॉलो करें तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका जो कोड है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है उसके पेज को स्ट्रक्चर करता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली जो साइड है ये मुझे इधर दिखानी है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन मुझे यहाँ दिखाना है, ऊपर टॉप पे यहाँ दिखाना है, तो ये HTML के थ्रू और होता है, ठीक है। देखना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर से इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये टूल है, ये हम बार बार यूज़ करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा क्लासेस में साथ साथ, तो ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको उठाया और ये इस पे एरो पे क्लिक करें, अब देखें ये क्या होता जाता है? हाईलाइट होता जा रहा है, ठीक है, हो रहा है। अब इसको देखें ऊपर क्या बना हुआ है, ये HTML है, ये HTML है, ये HTML है, ऊपर से शुरू हो रही है, देखें HTML है, ठीक है। साथ में देखते हैं तो ये CSS भी आती है। अगर अभी ये समझ नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि देखें ये CSS है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ, कुछ भी हम यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं, देखें ये चेंजेस हो गए, हो रही है रन टाइम पे। ये टूल बहुत मतलब यूज़ होगा हमारी क्लासेस में भी आगे। अभी हमने इसको चेंज कर दिया, लेकिन ये जस्ट इस पे रहता है, रिफ्रेश करते हैं तो फिर से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हम कोडिंग करेंगे ना, इसको यूज़ करेंगे, कोड में जाने से पहले ही हम यहीं पे चीज़ें चेक कर लें, और कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ, ठीक है। इसको खोलो, इसका ये टेक्स्ट उड़ा दो, उड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं इससे, तो ये हमारा टूल है, हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह ऊपर वाला एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, ये बना। फॉर एग्जांपल इसको ले लो, ये देखो ये किसके अंदर आ रहा है? P के अंदर आ रहा है ना, P लिखा हुआ है। तो आपको मतलब HTML पढ़ने में ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि P का मतलब सबको नज़र आ रहा है कि क्या होगा? पैराग्राफ होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये पैराग्राफ है, ठीक है। अगर वर्ड्स वगैरह किसी ने यूज़ किया तो उसको पता होगी ये चीज़ें सारी। देखो एंकर टैग है, ये लिंकिंग के लिए होता है, ठीक है। इस तरह की टैग्स हैं जो हम यूज़ करेंगे और अपना एक वेब पेज बिल्ड करेंगे, ठीक है। जब हम HTML से यूज़ कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली ना हमें कलर्स नज़र आएंगे, ठीक है, ना हमें फंक्शनैलिटीज नज़र आएंगी, लेकिन एक ग्रे स्ट्रक्चर हम खड़ा कर लेंगे, ठीक है। फाइल वगैरह भी हमने बनाई है, ठीक है। इसको रन भी करते हैं हम और इधर आ जाते हैं। कहाँ गया? ठीक है, अच्छा इसको रन करते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है सारी। राइट क्लिक करें, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ से आप लोग क्या डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर, सही है। लाइव सर्वर आप जैसे इंस्टॉल करेंगे और बस आपने HTML का पेज बनाया और यहाँ पे आ गए और आपने कहा, आ रहे नज़र, ओपन विद लाइव सर्वर, क्या कह रहे हैं, ओपन अ फोल्डर और वर्क स्पेस, ओके। कह रहे हैं कि एक फोल्डर ओपन करो, सिर्फ फाइल से काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास, अच्छा हमने इसको फाइल को यहाँ सेव नहीं किया, हमने कहीं और सेव किया, तो हम सेव एज कर लेते हैं। अच्छा सेव तो इधर ही हुई है,
हाँ इधर ही है। अच्छा इसको बंद करते हैं। ओपन फोल्डर, ठीक है। ओपन करेंगे फोल्डर को, जो हमने फोल्डर में फाइल बनाई थी वो यहाँ पे आ गई। दोबारा बताऊं, दोबारा बता दूं? आप लोग सवाल नहीं कर रहे हो यार। ओपन फोल्डर कहीं पे भी पड़ा होगा ना, डेस्कटॉप पे पड़ा है, कहीं पर भी पड़ा है, ठीक है। पीसी चल रहे हैं? हो गए स्टार्ट? पीसी स्टार्ट होगा यार? उनको कॉल करेगा कोई, आप लास्ट में सर को बुलाएं, बोले ये एलईडी स्टार्ट नहीं हो रहा। कहाँ पे थे हम लोग? फोल्डर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जब ओपन करेंगे ओपन फोल्डर, कहीं पर भी आपका फोल्डर पड़ा है, फोल्डर के अंदर डबल क्लिक नहीं करना, ठीक है। इसको बस क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखो फाइल आ जाएगी, ठीक है, सही है। अच्छा अब देख लेते हैं कि ये फाइल इसको पहले देखते हैं इसे। वो वहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, हर जगह से होगा, टेंशन नहीं है। शॉर्टकट कीज भी होंगी इसकी। अच्छा पहले तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि अच्छा HTML में हम कुछ भी लिखते हैं ना तो वो टैग्स के अंदर होता है, ठीक है। टैग्स बनते हैं और वो वहाँ पर डिस्प्ले होता है। जिस तरह हमारे पास ये नोट्स खुले हुए हैं, ये रहा, ठीक है। HTML जो टैग है ना वो एक कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है? एक जग है ना, वो कंटेनर है, ठीक है। कोई भी बॉक्स है वो कंटेनर है, ठीक है। बॉक्स के अंदर कुछ भी रख सकते हो आप, जग के अंदर आप पानी डाल सकते हो, ठीक है। तो जो HTML के टैग्स होते हैं ना वो देखो इस तरह बनते हैं। ये एंगल ब्रैकेट, इसके अंदर टैग का नाम आता है, ठीक है। और फिर आगे इसका कंटेंट आता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उस जो कंटेनर होता है उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और क्लोज ना भी करें तो आपका किसी का क्वेश्चन हुआ क्लोज किए बगैर आप कर दें, ब्राउज़र चला देगा, ठीक है। तो अभी तो आप छोटा सा पेज बना रहे हैं ना तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब आप बहुत बड़ा पेज बनाते हैं जिसमें बहुत सारी HTML होती है, अगर वहाँ पे आप टैग क्लोज ना करो और फिर अगर वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई काम करोगे ना तो उसमें इश्यूज आएंगे, ठीक है। वो ये चला तो देगा, ठीक है, क्योंकि अभी HTML है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CSS में भी अगर हम जाएंगे और हम एक पैराग्राफ को क्लोज नहीं करते और उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ ओपन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह सारे पैराग्राफ्स ओपन कर दें, लेकिन जब आप CSS अप्लाई करोगे वो सारा CSS भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किस पैराग्राफ पे अप्लाई करो। तो हमेशा आपको क्लोज करना होता है, ठीक है। दो तरह के टैग्स होते हैं, एक तो ये है कि जिसमें ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, और एक ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आता,
ठीक है, जिस तरह भी दिस इज अ पैराग्राफ इसके अंदर आ रहा है ना, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आएगा, वो फिर क्या होता है, वो इसी में क्लोज हो जाते हैं, मतलब इस जगह पे, मतलब उनको पूरा एक और टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी के अंदर वो क्लोज हो जाते हैं। मैं वो दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी HTML का टैग ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे क्लोज होता है, सही है, इसमें कोई इशू? कि हर लैंग्वेज पे काम करते हैं जी। जी जी टैग्स, जी टैग्स अलग अलग होंगे, मैं बताता हूँ आपको, 2-3 पैराग्राफ हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेज है, ठीक है, जो हमारे पास वहां पर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें जो बेसिक HTML है, उसमें आपके पास सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, डॉक टाइप ना, डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट, जो ये हम ब्राउजर को बताते हैं कि हम कौन सी HTML यूज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया HTML के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। तो ब्राउजर को हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि हम कौन सा HTML यूज कर रहे हैं, सही है। तो अगर हम उसको नहीं बताएंगे तो वो ऑब्वियसली जो भी लेटेस्ट होगा ना, वो उठा के उसको अज्यूम करेगा कि भाई ये वाला है, ठीक है। लेकिन हमें बताना ज़रूरी होता है, अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारा जो पेज है वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई इंसान है, अगर उसको मतलब बगैर नाम के उसको हम चलाएं, मतलब क्या फ़ायदा उसका, तो मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी ना, तो ब्राउज़र के लिए भी कन्फ्यूजन होगी कि उसको बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, और उसको कौन सा वर्जन यूज़ करना है, तो वो उस हिसाब से ये जो जितने भी आगे कोड होगा उसको वो मैनेज करेगा, ठीक है। इस तरह होता है कि जो HTML5 है, इसमें कुछ टैग्स नए आए होंगे जो कि हमारे पुराने वाले वर्जन में नहीं है। तो अगर हम ऊपर बताएंगे नहीं और नीचे लिखेंगे और ब्राउज़र उसको HTML5 कंसीडर करेगा और हमें टैग जो है HTML4 वाले लिखे होंगे, तो सारा कन्फ्यूजन आ जाएगी, ठीक है। इससे एक नुकसान ये भी होगा कि जो गूगल है ना, गूगल आपको पता है ना, कि हम कुछ सर्च करते हैं यहाँ पे, कुछ भी हम सर्च करते हैं, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान को मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, तो जो यहाँ पे वेबसाइट्स आ रही हैं, ये बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, लिंक्स आ रहे हैं ना वेबसाइट्स के डिफरेंट। तो गूगल अगर फॉर एग्जांपल गूगल क्या करता है, ये क्रॉलिंग करता है, मतलब गूगल के पास सारा डेटा होता है वेबसाइट्स का, ठीक है। तो गूगल मतलब उनको रीड करता रहता है। जो अच्छी वेबसाइट होती है ना, जिसके अंदर अच्छे से टैग्स लिखे होते हैं, चीज़ें लिखी होती हैं, उन्हीं को ये ऊपर लाता है, ठीक है। मतलब पूरी एक फील्ड है SEO के नाम से, जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी रैंकिंग अच्छी करते हैं गूगल पे। तो अगर आप इस तरह मिस करेंगे चीज़ें और टैग्स आगे पीछे करेंगे, तो गूगल आपके पेज को क्या करेगा, बैड वाले उसमें डाल देगा, ठीक है। वो फिर मतलब होगा ही नहीं, वो इसमें आएगा ही नहीं। तो देखें, वेबसाइट पे अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो वेबसाइट बनाने का क्या फ़ायदा, वेबसाइट पे लोग ही नहीं आएंगे तो वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है ना, हम गूगल के थ्रू लाते हैं, गूगल के थ्रू हम रैंडम लोग लेके आते हैं। किसी ने पाकिस्तान सर्च किया, अब जितनी भी पाकिस्तान से रिलेटेड डेटा होगा जिस वेबसाइट में, वो सब आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी को अपना URL शेयर कर देते हैं, वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट खोल लेता है, ठीक है, वो अलग बात है। जो गूगल के थ्रू लोग आते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी एग्जैक्ट रखनी होती हैं। कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन? बहुत सारे हैं। SEO मैंने बताया ना, एक पूरी फील्ड है, ठीक है, ये बहुत फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टूल्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू रैंकिंग अच्छी होती है ना, ये मतलब अलग ही फील्ड है। मगर जो वेब डेवलपर होता है ना, उसको ध्यान रखना होता है कि वो SEO से रिलेटेड मतलब चीज़ें ख़राब ना करे, ठीक है। SEO वाले तो कोडिंग नहीं करते। SEO अगर कोई वेबसाइट को मतलब रैंकिंग में ऊपर लाना है, तो आपका कोड अच्छा होना चाहिए। अगर कोड अच्छा नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो वो क्या करेगा, वो आएगा ही नहीं। वो कुछ भी मेहनत कर ले, गूगल उसको
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो उसको जो है ना हमेशा बैड यूआरएल्स में वो करेगा। बोले ये जो इंटरफेस है ये तो गूगल का है ना, लेकिन जो ये वेबसाइट्स आ रही है ना ये तो अलग अलग है ना, देख सकते हैं ना अभी अलग अलग सारी हैं, लेकिन ये गूगल का इंटरफेस है, बाकी चीज़ें जो हैं ये सारी अलग हैं। ठीक है, खुलेंगे अलग वेबसाइट्स खुलेंगी, लेकिन ये जो इंटरफेस है ये गूगल का है। और कोई क्वेश्चन? डायरेक्ट तो नहीं होता, डायरेक्ट आपको लगता है कि हो रहा है। आप भी मोबाइल आपके पास हो ना, तो फाइल मैनेजर में जाना और एपीके का पूरा वो आ रहा होगा। एपीके क्या होती है? आपकी फाइल डाउनलोड होती है और वो फिर ऑटोमेटिकली आपका ऐसा लगता है कि खुद इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि वो परमिशन उसने ली हुई होती है ना चीज़ों की, तो वो खुद इंस्टॉल कर देता है। ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट हो रहा है, वो फाइल हमेशा डाउनलोड होती है फिर इंस्टॉल होती है। आपको क्या लगता है? बैकएंड आप नहीं देख सकते, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप देख सकते हो, ठीक है। बैकएंड को आप हिट कर सकते हो, उससे डेटा मंगवा सकते हो। किसी भी वेबसाइट का बैकएंड आप हिट करके उसको बोल सकते हो कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ये बिना फ्रंट एंड के, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसकी एपीआई वो अभी क्या है, वो एपीआई आपके पास है, तो आप बोलो उसके अंदर आप डेटा डाल दो पाकिस्तान, तो वो क्या करेगा, वेबसाइट के जाएगा सर्वर पे, बैकएंड पे, और डेटा ला के आपको दे देगा, लेकिन आप खुद बैठ के नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। यूजर के लिए फ्रंट एंड ही होता है, बैकएंड होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप डेवलपर हो और आप गूगल पे काम कर रहे हो या किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तब तो आप देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकता। आम यूजर को अगर दिखा दिया ना, तो होता ये है कि बैकएंड से आप डेटाबेस में जाते हो ना, मेन चीज़ तो डेटा होती है, वो चोरी हो गया किसी का, या वो किसी ने उसको ख़राब कर दिया जाके, तो सब ख़त्म हो जाएगा। वो आपको पता है कि वेबसाइट्स का डेटा 50-50, 60-60, 100 साल पुराना डेटा भी पड़ा होता है ना, 100 साल ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उस मतलब आप ये कर लो कि आप 30-35 साल का डेटा तो पड़ा ही होगा, ठीक है। तो वो फिर अगर आप बैकएंड आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो फिर तो आप जाके उसका डेटा ख़राब कर दोगे, फिर वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना उसके लिए, तो ठीक है। जो आपको नज़र आ रहा है वो फ्रंट एंड है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करें? मैं देख रहा हूँ जो नहीं कर रहा, फिर मैं थोड़ी देर में उसको खुद खड़ा करूँगा। क्वेश्चन ज़रूरी है ना, आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है, मतलब ये मत सोचें कि वो क्वेश्चन ख़राब है क्या है। पहली क्लास से आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएंगी ना चीज़ें। टैक्स किस्म से मतलब, हाँ वैसे ही लिखे जाएंगे। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो ना, तो अब उर्दू पढ़ रहे हो, अलिफ को एक ही तरीके से लिख सकते हो ना, सेम इसमें भी ऐसे होता है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने बताया ना उसी तरह लिखोगे। अगर कोई आपको कहे कि मतलब आप वेबसाइट बना लो, ठीक है, ड्रीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर आप क्या करते हो, चीज़ें उठा के लगा देते हो, ठीक है, तो वहाँ तो आपको टैग नहीं लिखना पड़ा, लेकिन आप बैकएंड पे टैग ही जनरेट कर देता है, वो खुद कर देता है वो जनरेट, लेकिन लिखना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्राउज़र को समझ ही नहीं आएगी। सही है, बस चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने बता दिया ब्राउज़र को कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है
कि हम HTML को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, HTML लिखा इस तरह, और HTML को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। जितना भी काम हम करेंगे ना इस टैग के अंदर आएगा, ठीक है। पूरा वेब का जो पेज होता है ना, वेबसाइट होती है, वो HTML के टैग के अंदर ही आती है। बाहर लिखेंगे चलेगा ज़रूर, लेकिन बैड उसमें चला जाएगा वो, ठीक है। लेकिन फ़ायदा नहीं है, जो है उसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। और HTML का टैग क्या होता है, रूट का होता है। तो एक पेज पे एक ही HTML का टैग होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हम HTML के 3 से 4 टैग यूज़ कर लें एक ही पेज पे, नहीं कर सकते हम, ठीक है। अच्छा, फिर आप सोचें कि पहले आता है हेड, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हेड। हेड भी एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर मेटा डेटा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये हेड है और इसके अंदर है मेटा डेटा। अच्छा, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा जिस तरह पेज का टाइटल है, ठीक है, और बहुत सारा डेटा होता है जो कि जिस तरह मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना, ये इसलिए ऊपर वेबसाइट नहीं आई कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, SEO किया हुआ है उन्होंने, और गूगल भी वेरीफाई करता है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान का वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ होगा, वो कहाँ लिखा हुआ होगा हम देखते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि ओपन ही नहीं हो रही, लोडिंग पे चली गई है। इंटरनेट तो सही चल रहा है गैस, नहीं यार, इंटरनेट ही स्लो हो गया। अच्छा, ये लोड होगी तो मैं आपको, चलें ये देख लेते हैं, ठीक है। मेटा डेटा क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेटा डेटा बहुत सारा होता है, ये देखें, ये हेड है ना इस वेबसाइट का, ठीक है। इसके अंदर ये देखो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। इसके अंदर किसी ने टाइटल लिखा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, इधर भी किसी ने लिखा हुआ है पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये सारा SEO के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब वो किसी ने ये सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान और साउथ एशिया, ये बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। ये डाली हुई हैं इसीलिए गूगल को पता चलता है कि ये वाली वेबसाइट है जिसके अंदर पाकिस्तान का डेटा हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा हेड का सेक्शन है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं जो कि हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। ये पेज है ना, हेड के अंदर जो भी चीज़ होगी ना वो हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। कैसे हम देखते हैं आगे कोड करके, हेड के अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमें हमारे ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। वो उसका वो क्या कहते हैं, ऊपर टाइटल हो सकता है, जिस तरह ये देख रहे हैं हर टैब पे टाइटल आ रहा है, ठीक है। ये टाइटल हम दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आइकन आ रहा है, इसको फेव आइकन कहते हैं, ठीक है। ये भी दे सकते हैं हम हेड के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हेड के अंदर, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती, सही है। यहाँ पर जो ये पूरा आ रहा है ना, ये व्यू पोर्ट, इसके अंदर डिस्प्ले नहीं होंगी वो। तो हेड हो गया हमारा, ठीक है। अभी हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हेड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी है, ठीक है। क्या कह रहे, कंटेन्स ऑल डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र। अच्छा, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आएगी ना उसको हम देख सकते हैं उधर अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ भी आएगा, फॉर एग्जांपल ये है, ये पूरी बॉडी है आपकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सारी क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और अगर टाइटल देना है तो हम ऊपर हेड के अंदर दे देंगे, सही है। कोई क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करें, टाइम भी कम है हमारे पास, प्रैक्टिस भी करनी है हमने। अच्छा, अब आ गए हम।
हमने बता दिया क्या है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, सही है। इसमें कोई किसी को इश्यूज जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। HTML हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया, ऐसे ही किया है। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ रहा है। फिर अच्छा, फिर है हमारे पास हेड, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास मेटा टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको रिमूव करूंगा, सही है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और मैं इसको भी रिमूव करूंगा। हमें बस सिंपल स्ट्रक्चर देखना है कि सिंपल स्ट्रक्चर कैसे होता है। हेड होता है, बॉडी होती है, और ये पूरा HTML होता है। HTML को हम क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट, ठीक है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, देखें ये ऐसे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट HTML, रूट टैग, ठीक है। मैंने इसको, अच्छा अच्छा, ये रूट टैग, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, कमेंट्स, क्या कहते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूं ना, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये चीज कहीं पर भी नहीं दिखेगी, ठीक है। ये क्यों, हर जितनी भी लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे ना, उस सब के अंदर ये कमेंट्स का ऑप्शन होगा, लेकिन सबका लिखने का स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अब HTML में अगर हमने कमेंट लिखना होता है ना, हम क्या करते हैं, ये डालते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट पता है ना कहाँ से आएगा, ये कीबोर्ड के अंदर है, और एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और डबल ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी डाल देते हैं, हमने कहा टेस्ट कमेंट, ठीक है। ये क्यों कमेंट हर उसके अंदर दिया होता है कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हो ना, तो आप अपनी याद दहानी के लिए आप यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो कि मैं ये कोड क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। जो अच्छा कोड होता है ना, जो भी अच्छा कोड होता है उसके अंदर कमेंट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपने काम किया, आप चले गए 1 साल बाद, ठीक है, आप किसी और प्रोजेक्ट पे चले गए, तो जो दूसरा बंदा आएगा वो अगर आपका कोड देखेगा ना, क्योंकि उसको तो नहीं पता आपने क्या क्या काम किया हुआ है, तो अगर आपने कमेंट लिखा होगा, या अगर बंदा भी ना आए और आप 1 साल बाद उस कोड को देख रहे हो जो आपने पहले किया था, तो तब भी जो कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या कहते हैं, याद आ जाता है कि भाई मैंने ये काम किया था और इस तरीके से किया था और इसलिए किया था, ठीक है। तो आप सारे अपने कमेंट्स डाल देते हो वहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़रूरी होते हैं ये कमेंट्स, क्योंकि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसके अंदर 100 HTML के पेजेस हैं, ठीक है, आपने कोई काम किया, अब आपको याद नहीं आ रहा है ये क्यों किया था, अगर आपने कमेंट लिखे होंगे तो आप फ़ौरन से चेक कर सकते हो कि क्यों क्या है, ठीक है। ये होते हैं कमेंट्स। शॉर्टकट की भी है इसकी, आपने लिखा रूट HTML, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपने कंट्रोल के साथ ये प्रेस किया, मैं बताता हूँ आपको, ये कंट्रोल प्लस ये, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करोगे इस तरह और प्रेस करोगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कमेंट्स होते हैं, ये ज़रूरी हैं, और जब भी आप लोग मेरे पास असाइनमेंट लेके आओगे तो कमेंट्स ज़रूर लिखना, ठीक है। अच्छा, ये HTML स्टार्ट हो गया और ये हेड हो गया, हेड यहाँ पर बंद हो गया, और यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। मैंने टाइटल दिया और फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब मैं करता हूँ, यहाँ आता हूँ, मैंने इसको कहा ओपन विथ लाइव सर्वर, चल गया, ठीक है। कुछ नजर आया? कुछ भी नजर नहीं आया? कुछ तो आ रहा होगा नजर यार।
और फर्स्ट क्लास नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे दिया था, इधर दिया था। मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो मेन जो ब्राउज़र की विंडोज़ में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बॉडी कहाँ गई, हम बॉडी तो है ही नहीं, इसने तो चला दिया, चला ये देगा, ठीक है। बॉडी ये स्टार्ट हुई और ये एंड हो गई, सही है। अब देखो इसमें आपके एडिटर में कितना फ़ायदा है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है बॉडी, ठीक है। बॉडी लिखा और टैब दबा दो, ये ब्रैकेट्स वैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अब मैं एक टैग लिख रहा हूँ पी का, सही है। पी का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है। मैंने टैब दबाया और यहाँ पे ये आ गया। इसके अंदर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, मैं ये लिखता हूँ, मैंने लॉरम लिखा ना, टैब करूँगा सारा डमी टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। दोबारा बताऊँ, ये लॉरम और ये, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा होगा, बस हमें जाके वहाँ पे देखना है। कहाँ गया, आ गया टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक पैराग्राफ रेंडर कर दिया। अच्छा, इधर आ जाता हूँ मैं और इसके ऊपर मैं हेडिंग्स लिखता हूँ। हेडिंग्स वर्ड सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है ना। वर्ड्स में हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, सारी हेडिंग्स होती है ना। सेम हेडिंग्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है। H1 मैंने लिखा, आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है। H2 लिखूंगा, वो आ जाएगा। H3 लिखा, H4, हेडिंग 4 आ गया। H5, ठीक है। डिफ जी, सही है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए नहीं होता, मैं एक पैराग्राफ को उठा के CSS में इनके जैसा कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो H1, H2, H3 है ना, ये जो है ना आपके पास वही बात आ गई, SEO के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल H1 पूरे पेज पे एक ही दफ़ा आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आप टॉप पे या कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, पहले चैप्टर की हेडिंग देते हैं, वो एक ही दफ़ा आती है ना, या आप बार बार बताते हैं कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, नहीं बताते, एक दफ़ा बताते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं अब वो H2 होंगे, ठीक है। H1 के बाद हमेशा H2 आएगा, H3 नहीं आ सकता, वो हिरार्की ख़राब हो जाएगी ना। H2 आया, अब H2 के अंदर H3 आ जाएगा, फिर H3 के अंदर H4 आएगा, इस तरीके से चीज़ें बनेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओहो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इधर सर्च करते हैं हम, Ctrl+F, ये किया H1, ठीक है। ये देखो H1 आया, ये कहाँ पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है ना, एक दफ़ा ही आएगा ये देख रहे हो, 1 of 1 है ना, ये एक ही दफ़ा आ रहा है। H2 देखो कितनी दफ़ा आया, 25 दफ़ा आ गया, ठीक है। H3 देखो 122 दफ़ा आ गया,
H4 देखो, ठीक है, लेकिन H1 हमेशा एक दफा आएगा, सही है। तो ये होता है इनका, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि अगर कोई टेक्स्ट बड़ा दिखाना है तो हम H1 लिख लें और H2, हमेशा H1 मतलब H1 इसीलिए लिखते हैं। अब H1 की मैं CSS के थ्रू इसका साइज और बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमें H1 हमेशा एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। बस आज के लिए यही है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है आप करें, वरना इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, फिर क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है जी। कमेंट्स में आप एक सेकेंड रुकिएगा। जब असाइनमेंट का मॉड्यूल था ना, तो असाइनमेंट में जो भी होगा, अगर आप कुछ भी कर रहे हो नीचे तो ऊपर लिख दो अपनी जुबान में, चलिए मैंने ये काम, ठीक है। अभी से आप आगे डालोगे तो आगे जाके आप कमेंट्स लिखेंगे, आगे हो जाएगा। तो लोगों को ये लगता है ना कि कमेंट्स लिख रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा काम है, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम है वो आपको ही आगे वो करेगा। स्क्रीन आ गई आप सबकी अपनी अपनी स्क्रीन्स, एक्सेस चेंज हो गया, पिक्चर की स्क्रीन आ गई।